न्यूज 360 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों से। आज इकोनॉमी के मोर्चे पर एक अच्छी और एक बुरी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि आईआईपी दर में सुधार देखा गया है। जून में आईआईपी ग्रोथ 1.1% से बढ़कर 2.1% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 5.77% से बढ़कर 6.07% हो गई है। तो दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इन्हीं खबरों से जुड़ी हुई है। एक तरफ आईआईपी ग्रोथ के फ्रंट पर अच्छी खबर है, लेकिन महंगाई के फ्रंट पर एक बुरी खबर है। और महंगाई अब बढ़कर 6.07% हो गई है। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 5.77% से बढ़कर 6.07% हो गई है। इस दौरान खाद्य महंगाई दर में 7.79% से बढ़कर 8.35% हो गई है। जबकि दालों की महंगाई दर की बात करें तो ये 26.86% से बढ़कर 27.53% हो गई है। वहीं रूरल महंगाई दर 6.20% से बढ़कर 6.66% हो गई है। शहरी महंगाई दर भी 5.26% से बढ़कर 5.39% हो गई है। जुलाई में कपड़े फुटवेयर की महंगाई दर 5.01% से बढ़कर 5.23% हो गई। जानकारों का कहना है कि फिलहाल महंगाई में बढ़ोतरी चिंता का विषय है, लेकिन मॉनसून के अच्छा रहने से आने वाले दिनों में महंगाई घट सकती है। इन्फ्लेशन पे तो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मॉनसून्स अभी अच्छे आए हैं, सोइंग भी अच्छा हुआ है, इसलिए इन्फ्लेशन जो है वहां पर उसमें हम रिवर्सल थोड़ा देख सकते हैं। इन्फ्लेशन कैन सॉफ्टन। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। जून में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी का डेटा आया है 1.3% से बढ़कर 4.7% हो गई है। इस दौरान माइनिंग ग्रोथ 1.3% से बढ़कर 4.7% रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.7% से बढ़कर 0.9% रही है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 4.7% से बढ़कर 8.3% हो गई और बेसिक गुड्स ग्रोथ 3.9% से बढ़कर 5.9% रही। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ भी 1.1% से बढ़कर 2.8% रही। जानकारों का कहना है कि आईआईपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। वो बहुत ही इंकरेजिंग है। और लेकिन आप देखेंगे लास्ट फ्यू मंथ से ये ट्रेंड अपर ऊपर ही चलता जा रहा है, तो इसलिए इट्स वेरी मच डायरेक्शनली इट इज़ वेरी करेक्ट। और ये इस गोइंग फॉरवर्ड आईआईपी में सुधार तो हमें देखने को ही मिलेगा। ब्रॉड कंसेंसस और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर दिखता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट्स इसको काफ़ी अच्छी तरह से व्यू करेगी। और एक और बड़ी खबर, ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से बड़ी डीजल गाड़ियों पर लगे बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी गाड़ियों पर 1% ग्रीन सेस वसूला जाएगा। कंपनियों, डीलर्स या खरीदार को 1% ग्रीन सेस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चुकाना होगा। इस ग्रीन सेस को अलग बैंक खाते में जमा करना होगा। ग्रीन सेस गाड़ी के एक्स शोरूम कीमत पर लगेगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में फैसला बाद में सुनाएगा कि 2000 सीसी से कम इंजन वाले डीजल गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाया जाए या नहीं। टोयोटा के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रिलीव, वेरी रिलीव। आई जस्ट गॉट द न्यूज। हमारे डीलर और हमारे कस्टमर भी बहुत रिलीव हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 8 महीने दिल्ली में कोई इनोवा नहीं भेज सकते थे। अभी नई इनोवा आई है और हमारे कस्टमर को ये गाड़ी चाहिए है, तो मुझे बहुत रिलीफ हो गया है। अभी देखेंगे क्या हो जाएगा। अभी लगाने तो पड़ेगा 1% सेस, क्या हो जाएगा अगले महीने में समझ जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा डिमांड आएगा, जरूर आएगा। सेंटिमेंट भी देखना पड़ेगा। और हमने अभी नया डीजल प्लांट खोला है। 2 महीने हुए हैं, हमारा ओपनिंग हो गया था इनोवा इंजन का। वो कम्प्लीटली न्यू इन्वेस्टमेंट था। अभी देखेंगे आगे कैसा हो जाएगा।
आज वाराणसी के अवधूत भगवान राम घाट से ट्रायल रन के तौर पर 2 जहाज सामान लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुए। शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने इन जहाजों को हरी झंडी दिखाई। जहाज वीबी गिरी से मारुति की कारें और बिल्डिंग बनाने का सामान वाराणसी से जल मार्ग के जरिए कोलकाता के लिए रवाना हुआ। जहाज के जरिए गाड़ियां ले जाने के लिए मारुति और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन हो चुका है। नितिन गडकरी ने इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। ऑटो कंपनियां अपनी लागत और समय बचाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे पहले फरवरी में Hyundai की कारों को चेन्नई पोर्ट से गुजरात के पीपावाव पोर्ट लाया गया था। फिलहाल देश में कुल ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% है, जिसे 2018 तक 7% के ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। ये जलमार्ग, इसके ऊपर आज ट्रांसपोर्ट मारुति की गाड़ियां यहाँ से जा रही है और 1400 टन दूसरे जहाज में कंस्ट्रक्शन मटेरियल जा रहा है। आपको लगेगा इससे क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि इससे उत्तर प्रदेश में नए रोजगार का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश में 11 पावर प्रोजेक्ट है, 10 जो है जो प्रोजेक्ट के काम शुरू है। अब इसके बाद पूरा कोयला भी इसी मार्ग से पावर प्रोजेक्ट के पास जाएगा। रिलायंस जियो और टेलीकॉम कंपनियों के बीच का झगड़ा आज टेलीकॉम मंत्रालय के पास पहुंच गया। इस बारे में आज टेलीकॉम कंपनियों के CEOs ने टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारतीय एयरटेल के MD और CEO गोपाल मित्तल, वोडाफोन इंडिया के MD और CEO सुनील सूद और आइडिया सेल्युलर के MD हिमांशु कपानिया शामिल थे। मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम कंपनियों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी और सरकार के लिए ग्राहक सबसे पहले है। टेलीकॉम कंपनियों का आरोप था कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की पॉलिसी रिलायंस जियो के पक्ष में है। COAI ने इस मामले में PMO के हस्तक्षेप की भी मांग की थी। हालांकि रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों पर जियो की एंट्री को ब्लॉक करने का आरोप लगाया था। COAI का डेलीगेशन एक आया था, उन्होंने कुछ अपनी चिंताएं मुझसे जाहिर की हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार किसी के प्रति पूर्वाग्रह भाव से काम नहीं करेगी। हमारा काम न किसी को रोकना है, न किसी को प्रवेश देना है। हमारे ध्यान में मुख्यतः कंज्यूमर है। इस इंडस्ट्री का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, एक सक्सेसफुल स्टोरी रही है और सरकार इसकी पक्षधर है कि ये इंडस्ट्री भविष्य में भी ग्रो करे। तो बिना किसी का पक्षपात किए, बिना किसी के साथ कोई भेदभाव के सरकार काम करेगी। So we had a very positive meeting with both the DOT secretary as well as the minister, and they were very keen to say, look, this is an industry that they're very concerned about in terms of ensuring that issues are resolved quickly, and so they listened on the issues. टाटा स्टील की आज एनुअल जनरल मीटिंग हुई। इसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि अभी वो ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन से अलग होने यानी ब्रेक्सिट के असर का अध्ययन कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी के ब्रिटिश कारोबार की बिक्री की कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती। मैनेजमेंट का यह भी कहना था कि भारत में स्टील की मांग बढ़ रही है, हालांकि अब भी एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई है। As far as our European strategic play is concerned, we are continue to be in conversation with Thyssen at this point of time as one of the main conversations that we are having for our European portfolio. In terms of our sale process with the specialty business is concerned, that is progressing well. We have received the initial interest from several bidders, and we are going to go into the next stage. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,521 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,500 करोड़ रुपए था। बैंक के ग्रॉस NPA में उम्मीद से कम बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस तिमाही में बैंक का ग्रॉस NPA 6.94% रहा है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
तिमाही के आधार पर बैंक की प्रोविजनिंग 43.7% गिरकर 7,413 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बैंक के फ्रेश स्लीपेज में भी 71% की कमी दर्ज की गई है। बेहतर नतीजों के चलते कारोबारी सत्र के दौरान एसबीआई के शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला। The sectors that are known to us, they remain in the sectors of iron and steel, in the sector of power. So all of those infra assets, they are all means whatever was stressed, those stresses continue. Whatever we have given out in the form of a watch list, I think all of those accounts still display stress. We are still looking at resolutions picking up pace. Resolutions have started, but they have not picked up pace to that extent, and especially in respect of the larger accounts. आदित्य बिरला ग्रुप के मर्जर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आईकैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी ने कहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग पूरी तरह से गलत है और निवेशकों के साथ धोखेबाजी हुई है। उन्होंने इस पूरी रीस्ट्रक्चरिंग मामले की सेबी के साथ जांच कराने की मांग की है। सिंघवी ने कहा है कि खबर आने से पहले एबी मनी में जोरदार तेजी क्यों आई? लगता है फैसला आने से पहले खबर लीक हुई है। एबी मनी पिछले 2 दिनों में शेयर 55% कैसे चढ़ा? कुमार मंगलम बिरला पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह गलत है। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार काम हुआ है। बहुत ही मेरे ख्याल से तो इसमें सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि काफी दिनों से इसके ऊपर बहुत काम आप देखें तो ट्रेडिंग पैटर्न देखें एबी नुओ का, उसी हिसाब से शेयर पहले रैंप अप हो गया, फिर कहीं से लीक हो गई खबर और फिर वो सारा काम हो गया। काफी लोग कल की न्यूज आने के पहले निकल गए। ये क्या काम हो रहा है और ये लीक हुई कैसे? 3-4 दिनों से काफी चैनल्स है, पता नहीं आपके चैनल ने किया नहीं, काफी चैनल्स हैं बड़े दावे के साथ कह रहे हैं हमने आपको 9 अगस्त को बताया, 8 अगस्त को बताया। अरे आपके पास खबर आई कैसे? ये बताया कैसे? और बेचारा जो कॉमन शेयर होल्डर है वो तो ट्रस्ट करता है मैनेजमेंट कि कोई चीज आप लेके आओगे पहले लीक नहीं होगी। मैं आपकी न्यूज की वेट कर रहा हूँ, न कि रूमर्स की वेट करके काम करूँ। तो काफी इसमें एबी नुओ का जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि जो लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से लोगों के शेयर खरीदे थे, आज जब ये स्ट्रक्चर के सामने आया तो दे फील वेरी चीटेड एंड राइटली सो। मेरे हिसाब से तो ये मुझे लगता है, मेरी जो एक मान्यता है कि ये स्कीम या तो मैनेजमेंट अगर बहुत समझदार है और उनको शेयर होल्डर्स का कुछ भी एक इमोशन है या एक वैल्यू है तो ये वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके स्कीम को पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए। फिर एबी नुओ का क्या काम करना है, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे लिस्ट करनी चाहिए, उसको एक बार वापस उसको रिविजिट करना चाहिए, पर ये पूरी स्कीम को रद्द करना चाहिए। ओके। और अगर नहीं रद्द करेंगे तो शेयर होल्डर रद्द करेंगे। तो है कि आप ही रद्द कर लें तो ज्यादा अच्छा, गुडविल बनी रहेगी, और वो करेंगे तो फिर इट विल बी अ वेरी टग ऑफ वॉर होगा बिना मतलब। हाँ नहीं, ये तो बहुत ही मतलब आइडिया तो मेरा तो एक ही कहना है, और शायद आप वो मेरे ख्याल से टैगलाइन भी ले लेंगे कि दिस इज ये तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया सर जी। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस कंपनियों के आईपीओ की बाढ़ आ सकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने प्रस्ताव दिया है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो 8 साल से कारोबार कर रही हैं और 10 साल से कारोबार कर रही लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने शेयर की लिस्टिंग की तैयारी करनी चाहिए। इस पर आईआरडीए ने डिस्कशन पेपर जारी किया है जिस पर सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव मांगे गए हैं। आईआरडीए चेयरमैन टीएस विजयन ने कहा कि लिस्टिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी। एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर पर विजय ने कहा कि मर्जर से ग्राहकों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। In this discussion paper, we did not want as a guideline or anything at the moment. We wanted to see how the industry and people respond to that. So listing is not specified within regulation. It has to be listed in 5 years, 6 years. That means there. What's the appropriate time for listing? That's the process we had. Obviously, listing brings more transparency into the working of companies. सीएजी ने मोदी सरकार की पहल योजना पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने दावा किया था कि 2015-16 में डुप्लीकेट कनेक्शन को ब्लॉक करने और पहल योजना के चलते सरकार को 9,211 करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन सीएजी के ऑडिट में खुलासा हुआ है कि सरकार को महज 4,813 करोड़ रुपए की ही बचत हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीएजी से कहा कि डुप्लीकेट, फेक, घोस्ट, इनएक्टिव कनेक्शन की पहचान करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ है, लेकिन सीएजी के मुताबिक ये अभियान 2012 में शुरू हो गया था। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के मुकाबले अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच 23,316 करोड़ रुपए सब्सिडी भार कम हुआ।
और ये बचत सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने की संख्या में कमी और ईंधन के दामों में कमी से हुआ है। पहल और गिव इट अप स्कीमों के चलते घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने की संख्या घटी है, लेकिन सब्सिडी की बचत उतनी नहीं हुई, जबकि प्रति सिलेंडर सब्सिडी के भार में भारी कमी आई है।